हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। और आज का हमारा विषय है भारत में सेवा। जी हाँ, इससे पहले हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियों में कृषि देख लिया है, उद्योग देख लिया है, और अब हम जो देखेंगे यहाँ पर सेवा क्षेत्र देखेंगे। सेवा क्षेत्र इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आयात में हमारी रैंक क्या है, निर्यात में हमारी रैंक क्या है, सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार किस प्रकार से योजनाएं चला रही है, ये सारे बिंदु महत्वपूर्ण है इस टॉपिक से। तो यहाँ पर हम सारी बातें इसकी कवर करेंगे। ठीक है, चलो सेशन शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, यदि आपने अभी तक इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। वहां पर हमने यूनिट 6 को बेहतर तरीके से पूरा कंप्लीट किया है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज का बिंदु है दोस्तों सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जो है, पहले इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमने इससे पहले प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि देख लिया था, फिर हमने उद्योग जिसमें द्वितीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उद्योग, उसको देखा था। अब ये तृतीय क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है सेवा, सेवा क्षेत्र। इसको हम यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट करते हैं दोस्तों। कहानी शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा समझना सेवा क्षेत्र के बारे में। सेवा क्षेत्र क्या होता है, यह है, जैसे दोस्तों आपने प्राथमिक क्षेत्र पढ़ा था और द्वितीय क्षेत्र पढ़ा था, तो प्राथमिक क्षेत्र जो पूरी तरीके से किस पर निर्भर रहता है, प्रकृति पर निर्भर रहता है। इसी प्रकार द्वितीय क्षेत्र जिसमें उद्योग धंधे वाली बात हमने पढ़ी थी, और तृतीय क्षेत्र जिसमें हम सेवा क्षेत्र की बात करेंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, इन दोनों के बीच जो दूरियां हैं, इन दूरियों को कम करने का काम करता है हमारा सेवा क्षेत्र। मोटा मोटा मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे प्राथमिक क्षेत्र में जो भी हमारी वस्तुएं निर्मित की जाती है, जिसको हम उगाते हैं, जो भी हमारे पास जो भी रिसोर्सेस हमें मिलते हैं, जो भी प्राथमिक क्षेत्र से चीजें हमें प्राप्त होती हैं, उनको द्वितीय क्षेत्र तक ले जाने का काम किसका रहता है दोस्तों, तृतीय क्षेत्र का रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप एक किसान हो, आपने अपने खेत में गेहूं लगाए, तो वो गेहूं जो है, उन गेहूं से जब हमें ब्रेड बनाना रहेगा तो क्या एक किसान ब्रेड बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। इसके लिए वो द्वितीय क्षेत्र में वो सारी जो है, उसका जो गेहूं है पहुंचेगा द्वितीय क्षेत्र में। फिर द्वितीय क्षेत्र में उद्योगों के आधार पर जो है क्या बनेंगे, वहां पर ब्रेड बनेंगे। तो क्या प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र में सीधे जो है वो जितने भी संसाधन वहां पर जो निर्मित किए थे प्राथमिक क्षेत्र में, वो क्या द्वितीय क्षेत्र में ऐसे ही आ जाएंगे? नहीं। इसके लिए परिवहन और संचार का जो है ये महत्वपूर्ण रोल रहता है, जो प्राथमिक क्षेत्र से वस्तुओं को उठाता है और द्वितीय क्षेत्र तक ले जाता है। और फिर द्वितीय क्षेत्र में वो वस्तुएं निर्मित हो जाती है तो उन्हें टर्सरी सेक्टर जो है, सेवा क्षेत्र जो है, ये इसे पूरे देश के बाजार में वहां पर उपलब्ध करवाता है। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों टर्सरी क्षेत्र का ये हमारा महत्वपूर्ण बिंदु सेवा क्षेत्र। इसको अच्छे से देखेगा। और यदि आप देखोगे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा यदि जीवीए में योगदान दे रहा है तो वो हमारा तृतीय क्षेत्र दे रहा है। और इसमें सबसे कम जनसंख्या जो है देश की लगी हुई है। यदि आप देखोगे, यदि प्राथमिक क्षेत्र में देखोगे तो प्राथमिक क्षेत्र जो है लगभग लगभग जीडीपी में कितना योगदान देता है, मतलब 18% के आसपास जो है ये सपोर्ट करता है। जीडीपी जो है, जीडीपी में योगदान देता है प्राथमिक क्षेत्र, मान लो 18% के आसपास। लेकिन उसमें 53-54% जो है देश की आबादी लगी हुई है। मतलब वहां पर आबादी ज्यादा लगी हुई है, लेकिन देश की जो आर्थिक विकास में सहयोग इतना नहीं दे पाता है। लेकिन टर्सरी सेक्टर आप देखोगे दोस्तों तो इसमें जनसंख्या तो बहुत कम लगी हुई है, लेकिन लगभग 54-55 के अराउंड जो है ये जीबीए में योगदान देता है। तो सोचने जैसी बात है हमारे लिए सेवा क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, यदि आप विकासशील विकसित इस अर्थव्यवस्था को भी यदि आप मेजरमेंट करोगे तो आप इसमें भी पाओगे कि जो विकसित क्षेत्र हैं, जो विकसित देश हैं, उन विकसित देशों में उनका जो टर्सरी सेक्टर है या जो सेवा क्षेत्र है, इसका सर्वाधिक योगदान रहता है। और हम भी जो है, भारत भी जो है विकासशील अर्थव्यवस्था से अब विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता जा रहा है, जिसमें हम भी तृतीय क्षेत्र यानी हमारे सेवा क्षेत्र में धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, है ना। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होगी। यहाँ पर हम अच्छे से पूरा सेवा क्षेत्र डिस्कस करेंगे, जहां से हमारे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम इसको अच्छे से देखते हैं। सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है। यदि आप और अच्छे से प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र समझना चाहते हो तो आप हमारी पहली क्लास देखिएगा। वहां पर इन तीनों को बहुत बेहतर तरीके से समझाया है। उस पूरे वीडियो में हमने इन्हीं पर बात करी है, लेकिन अभी समय का अभाव है, इसलिए हमने मोटा मोटा इसको समझ लिया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं दोस्तों। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत उप क्षेत्र, अब इसमें उप क्षेत्र क्या क्या है, सेवा क्षेत्र के भी अपने उप क्षेत्र हैं। देखो ये क्या क्या है, देखो यात्रा, परिवहन,
सॉफ्टवेयर और व्यापार, ये इसके प्रमुख क्या है, उपक्षेत्र है। और भी इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें शामिल रहती है, लेकिन ये प्रमुख रूप से इसके क्या है, उपक्षेत्र है, यात्रा, परिवहन, सॉफ्टवेयर और व्यापार। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा समझना। डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन व भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्मित क्षेत्र को भी इस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यूटीओ ने ये बात कही है कि जो आरबीआई है, यदि आरबीआई भी कुछ क्षेत्रों का कुछ क्षेत्रों को निर्मित करता है, तो वो क्षेत्र भी हमारे इसके अंतर्गत ही शामिल किए जाते हैं। ये माना है किसने, डब्ल्यूटीओ ने। डब्ल्यूटीओ क्या है दोस्तों, यह विश्व स्तर पर व्यापार की गतिविधियों को देखने वाला एक महत्वपूर्ण संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये देख लीजिए। डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये बात भी आप यहाँ पर याद रखिएगा, इस प्रकार से प्रश्न भी बन सकते हैं। चलो, तो ये सारी बातें थी एक बेसिक सी, जिसको हमने यहाँ पर अच्छे से डिस्कस किया। अब थोड़ा देखते हैं यहाँ पर वर्तमान परिदृश्य। वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में जो है ये क्या कहता है हमारा सेवा क्षेत्र, इसको समझते हैं। देखो दोस्तों, वित्त वर्ष 2023-24 में अर्थव्यवस्था के कुल आकार का लगभग कितना, 55% जो है हमारा कौन है, सेवा क्षेत्र है। ठीक है, ये याद रखिएगा। 2022 में भारत का सेवा निर्यात दुनिया के वाणिज्यिक सेवा निर्यात का कितना था, 4.4%। ठीक है, वित्त वर्ष 2024 में 7.6 जीवीए वृद्धि दर रही है। ये देखना स्थिर मूल्य पर जो है 2023-24 के संदर्भ में यदि आप देखोगे तो जीवीए में इसकी वृद्धि कितनी रही है, 7.6%। 7.6% की इसमें वृद्धि हुई है, ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है सेवा क्षेत्र के संदर्भ में। वित्त वर्ष 24 में जीवीए में हिस्सेदारी, ये इंपॉर्टेंट, ये भी देखो कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है इसमें कितने प्रतिशत जो है जीवीए में ये योगदान देता है दोस्तों हमारे, तो यहाँ पर 54.7%। दोनों महत्वपूर्ण बिंदु है, दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, वित्त वर्ष 24 में भारत के कुल निर्यात में सेवा क्षेत्र का योगदान 44% रहा, तथा सेवा निर्यात में वृद्धि कितनी हुई दोस्तों, 4.8% की। वित्त वर्ष 2023-24 में सेवा निर्यात में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों 7। ठीक है, ये याद रखना, सेवा निर्यात में भारत का स्थान जो है क्या रहा है, 7 रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी अच्छे से यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो आगे, वैश्विक डिजिटल सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है दोस्तों, वैश्विक डिजिटल सेवा निर्यात में 6.0% है ना, ये 2023 के संदर्भ में है। और अंतरराष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदों की संख्या के संबंध में दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, भारत ग्रीनफील्ड घोषणाओं के संबंध में चौथा सबसे बड़ा मेजबान देश है। देखो दोस्तों, अभी ग्रीनफील्ड का कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसको अच्छे से समझिएगा कि जहां जहां ग्रीनफील्ड घोषणाएं करना, ग्रीनफील्ड से संबंधित उद्योग का निर्माण करना, ये सारी बातें जो है अभी चलन में, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझिएगा। ये जो ग्रीनफील्ड वाला कॉन्सेप्ट है ये क्या है, देखो कई बार क्या होता है कि यदि हम किसी जगह कुछ भी नया उद्योग धंधा शुरू कर रहे हैं, तो पहले कुछ बिल्डिंग विल्डिंग बनी रहती है, उसी को हम फिर से रिन्यू करते हैं और अपना जो है बिजनेस शुरू कर देते हैं। अभी हाल ही में सरकार क्या कर रही है कि ऐसे खुले क्षेत्र जहां किसी प्रकार का उपयोग नहीं हो रहा है उन खुले क्षेत्रों का, तो ऐसे क्षेत्रों में जो है क्या करती है, फिर से शुरू से जो है किसी बिजनेस को शुरू कर रही है या किसी उद्योग को क्या कर रही है, इस्टेब्लिश कर रही है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर भारत ग्रीनफील्ड घोषणाओं के संबंध में कौन सा, चौथा सबसे बड़ा मेजबान देश बन गया। भारत दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है भारत में, ये भी याद रखिएगा। सरकार ने देश भर के 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी है। देखो यहाँ पर भी ये आया है आपके सामने कि सरकार ने देश भर के 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी है। अब यहाँ पर समझना, यही ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे क्या होंगे, मतलब हवाई अड्डे निर्मित किए जाएंगे ऐसे स्थानों पर जहाँ खुले क्षेत्र हैं, जहाँ पर्यावरण से संबंधित गतिविधियां जो है, बस आप वहां पर क्या है, पहले से कुछ भी ऐसा बना हुआ नहीं रहेगा, न्यू जो है हम क्या करेंगे, इन हवाई अड्डों का निर्माण करेंगे। तो ये कुछ बेसिक बात है, ये भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। चलो, क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देने के लिए 2016 में उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी दोस्तों ये उड़े देश का आम नागरिक या उड़ान योजना, 2016 में, ये डेट याद रखिएगा। और क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा मिले, इसी बात को ध्यान में रखकर इस योजना का प्रारंभ किया गया था। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। चलो, व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की है, और इसमें एफडीआई अंतर्वृद्धि में भारत को जो है कौन सा स्थान दिया है दोस्तों, 15 क्रमांक का। यहाँ पर
पूरे कितने 20 मेजबान अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 15 क्रमांक का स्थान मिला है। ठीक है, ये बात भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, चलो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ये क्या है दोस्तों, पहले इसके बारे में समझिएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ये 1995 में 1995 में जो है इसका क्या है इस्टेब्लिशमेंट होता है, 1 अप्रैल 1995 में 1995 में। और ये क्या करता है दोस्तों, विमान जो है हमारे हवाई जहाज जो है इनका क्या करता है, देखरेख करता है, इनके लिए जो है इनका रख रखाव करता है। ये सारी जिम्मेदारी किसकी है, हमारे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। और इसने मध्य प्रदेश के खजुराहो हवाई अड्डे के उड़ान प्रशिक्षण संगठन को अवार्ड पत्र से सम्मानित किया है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के कौन से हवाई अड्डे को, खजुराहो हवाई अड्डे को। महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो इसे भी याद रखिएगा। भारत में ई कॉमर्स का बाजार 2025 तक 18% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों के अनुसार भारत वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात और आयात में विश्व के 10 शीर्ष देशों में शामिल है। ठीक है, ये याद रखिएगा। भारत के कुल सेवा निर्यात में कंप्यूटर व आईसीटी सेवा, व्यापार सेवा तथा यात्रा सेवा का 75% योगदान है। ये हमारी जो कुल सेवा निर्यात जो है, सेवा क्षेत्र में जो हम निर्यात करते हैं, जिनमें कौन कौन है दोस्तों, कंप्यूटर व आईसीटी, व्यापार सेवा, यात्रा सेवा, इनका कितना प्रतिशत है, 75% योगदान है। ठीक है, याद रखिएगा ये वाली बात भी। चलो आगे लिखा है दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ये क्या होता है पहले इसके बारे में समझिए कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ये क्या करता है, देश की जो आर्थिक और सामाजिक रूप से जो स्थितियां है उनके बारे में अपनी रिपोर्ट जारी करता है। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी यहाँ पर लिख लीजिए, 1950 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। और ये क्या करता है, देश की सामाजिक और आर्थिक रूप से जो भी गतिविधियां है उनको जानकर क्या करता है, रिपोर्ट जारी करता है। तो इसके अनुसार दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में नियोजित प्रति 1000 व्यक्तियों में से 240 व्यक्ति सेवा क्षेत्र में नियोजित है, जबकि शहरी क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्तियों में 683 व्यक्ति सेवा क्षेत्र में नियोजित है। समझ में आ रहा है। देखो ग्रामीण क्षेत्र में यदि आप देखोगे 1000 लोगों में से केवल 240 व्यक्ति क्या है, सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं। बाकी अगर शहरी क्षेत्रों में देखोगे तो 1000 लोगों में से लगभग 683 लोग जो है क्या है, सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा नॉलेज में रखिएगा आप, इसको भी इम्पोर्टेंट है। सभी नगरों में सेवा क्षेत्र में नियोजित कामगारों का अनुमान प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र में नियोजित कामगारों से अधिक है। आप मैंने ये बात कही दी आपसे कि जो सेवा क्षेत्र में लगे हुए लोग जो है नगरों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में नियोजित कामगारों से अधिक है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नगरीय भारत में 15 वर्ष व उससे अधिक आयु वाले पुरुष कामगारों में लगभग 59% व महिला कामगारों में लगभग 53% कामगार सेवा क्षेत्र में नियोजित है। वहीं प्रथम श्रेणी के सभी महानगरों में 64% पुरुष कामगार व 67% जो है महिला कामगार सेवा क्षेत्र में नियोजित है। ये आपके नॉलेज के लिए, आपके एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, भारत में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत 35% लोगों को रोजगार प्राप्त है, जबकि सेवा क्षेत्र का जीवीए में योगदान कितना है दोस्तों, 54.7%। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि अगर आप प्राथमिक क्षेत्र में जाओगे तो प्राथमिक क्षेत्र में लगभग 53-54% लोग जो लगे हुए हैं, लेकिन वो हमारी इकोनॉमी में क्या है, इतना ज्यादा योगदान नहीं दे रहा है। लेकिन तृतीय क्षेत्र में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर कितने, लगभग 35% लोग जो इसमें लगे हुए हैं, जो हमारी जीडीपी और जीवीए में कितना योगदान दे रहे हैं दोस्तों, हमारे जीवीए में 54.7%। तो ये बात याद रखिएगा, वर्तमान मूल्य के संदर्भ में इंपोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। सेवा क्षेत्र की जीवीए में हिस्सेदारी के संदर्भ में चंडीगढ़ जो है और दिल्ली, ये दोनों जो है दोस्तों शीर्ष पर है, जबकि सिक्किम जो है ये 30.2% भागीदारी के साथ निम्नतम पायदान पर है। तो सेवा क्षेत्र में जो जीवीए के संदर्भ में यदि हम योगदान देखेंगे तो सर्वाधिक किसका है दोस्तों, चंडीगढ़ एवं दिल्ली का। ठीक है, इसके बाद यदि न्यूनतम देखेंगे तो सिक्किम जो है हमारा सबसे निम्नतम पायदान पर है ना, ये बात भी याद रखना। सेवा क्षेत्र की जीवीय वृद्धि के संदर्भ में तेलंगाना जो है ये 10.7%, इस प्रतिशत के साथ जो है ये क्या है, प्रथम स्थान पर है। और त्रिपुरा जो है ये निम्नतम पायदान पे है। सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर की बात कर रहा हूँ, जीवीय वृद्धि दर की, तो तेलंगाना प्रथम पर आ जाएगा, है ना, और जो त्रिपुरा है दोस्तों वो निम्नतम है। ठीक है, ये दोनों बात इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो सेवा क्षेत्र है, जो हमारे जीवीए में वृद्धि करता है,
उनके क्या क्या क्षेत्र है ये एक बार यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। क्या क्या आता है इसके अंतर्गत? व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण, ये सारी जो है ये बातें। देन उसके बाद वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यवसायिक सेवाएं। देन सार्वजनिक प्रशासन व रक्षा एवं अन्य सेवाएं। ये सारी 3 प्रकार की जो हमारी सेवाएं जो है, ये हमारे सेवा का क्या है, हमारे जीवीए में क्या करता है दोस्तों, योगदान देता है। इन्हीं सारे क्षेत्रों का जो है हमारे जीवीए में महत्वपूर्ण योगदान है विकास में। ठीक है, चलो ये ध्यान रखिएगा। आगे पर्यटन की बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि पर्यटन भी सेवा क्षेत्र से संबंधित है। तो पर्यटन की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। देखो, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है दोस्तों? 13वें क्रमांक के स्थान पे। याद रखना, TTDI 2024 ने जो सूचकांक जारी किया है, इसमें भारत जो है 39वें स्थान पर है। ठीक है। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए 11वें अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट और भारत पर्व 2023 का आयोजन किया है। ये 2023 से संबंधित बात है। 31 अक्टूबर 2023 तक भारत में 7.24 बिलियन विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ। पर्यटक आगमन में शीर्ष राष्ट्र फ्रांस है। ये याद रखिएगा कि पर्यटकों के आगमन में कौन सा देश विश्व में प्रथम स्थान पर है? फ्रांस है। ठीक है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। बाइसन रिजोर्ट मड़ई कहाँ है दोस्तों? नर्मदापुरम। मड़ई जो है ये होशंगाबाद नर्मदापुरम का क्या है? एक पर्यटन स्थल है। और यहाँ पर जो है एक रिजोर्ट है दोस्तों, बाइसन रिजोर्ट। और ये बाइसन रिजोर्ट जो है ये देश का पहला 5 ग्रीन लिंक रेटिंग रिजोर्ट बन गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। बाइसन रिजोर्ट मड़ई कहाँ पर है दोस्तों? ये हमारा बाइसन रिजोर्ट ये मड़ई में है, नर्मदापुरम में। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी सेवा के संदर्भ में यदि देखेंगे तो कुल जीवीए में आईटी सेवाओं की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2023 में 5.9% हो गई है। भारत में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप संख्या 2023 में लगभग 31,000 रही है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। नेस्कॉम के अनुसार 2023 में आईटी सेक्टर में लगभग 1,000 नए स्टार्टअप की शुरुआत हुई है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसे भी। चलो, अब दूर संचार जो है दोस्तों, इसको एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो भारत में टेली घनत्व प्रति 100 व्यक्ति पर 85.7% है। 2024 के अनुसार बता रहा हूँ। टेली घनत्व कितना है? 100 व्यक्तियों पर 85.7%, जो अच्छा खासा है। मार्च 2024 में इंटरनेट घनत्व बढ़कर 68.2% हो गया है। भारत में पहली बार 5G सेवाएं अक्टूबर 2022 में शुरू हुई थी। ये याद रखिएगा कि भारत में पहली बार 5G सेवाएं कब शुरू हुई थी? तो यह हुई थी अक्टूबर 2022 में। मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड में भारत की अंतरराष्ट्रीय रैंक 118 से 26 हो गई है ना। ये अक्टूबर 2024 के अनुसार जो है डेटा, उसके आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है। भारत में 6G को लॉन्च और विकसित करने के लिए 2023 में 6G विजन दस्तावेज लॉन्च किया गया था। देश में सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए संशोधित भारत नेट प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। भारत नेट प्रोग्राम का संबंध किससे दोस्तों? तो देश के सभी ग्राम पंचायत में जो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन से उनको जोड़ना है। ठीक है, ये बात याद रखना। मई 2023 में संचार साथी पोर्टल, कौन सा दोस्तों? संचार साथी पोर्टल जो है ये मई 2023 में लॉन्च किया गया है, जो मोबाइल ग्राहकों को सशक्त बनाने, उनकी सुरक्षा सुदृढ़ करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए एक नागरिक केंद्रीय पहल है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलो, सेवा क्षेत्र में विकास हेतु सरकार के प्रयास, ये इस पूरे टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ से आपको सीधे सीधे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति कब आई थी? 2018 में। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति जो है ये 2018 में आई थी। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? 2022 तक 40 लाख रोजगार उपलब्ध करवाना तथा 50 MB पर सेकंड की गति से सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी प्रदान करना। ठीक है, ये याद रखना। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, आपसे सबसे पहले प्रश्न ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति किस वर्ष लाई गई? आप याद रखिएगा दोस्तों, 2018 में लाई गई। इसका उद्देश्य क्या था कि 2022 तक 40 लाख रोजगार उपलब्ध करवाना तथा 50 मेगा पर, ये जो है MB पर सेकंड के हिसाब से जो है क्या, मेगाबाइट पर सेकंड की गति से सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी प्रदान करना। ये याद रखिएगा। अटल अन्वेषण मिशन, यह जो है नीति आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया था। अटल अन्वेषण मिशन जो है दोस्तों, यह नीति आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया था वर्ष 2016 में। इसका उद्देश्य क्या है
तो इसका उद्देश्य है स्कूल, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान तथा एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा देना। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सेतु भारतम कार्यक्रम, ये जो है किसके लिए लाई गई है दोस्तों? सेतु भारतम कार्यक्रम ये नेशनल हाईवे के लिए लाई गई है। इनको आपस में क्या करना है? जोड़ना है। किससे? ऐसे जोड़ना है इनको कि जो रेलवे क्रॉसिंग है ये बीच में ना आए, है ना। कई बार हमारे देश में आप देखते हो कि ऐसे हाईवे हैं जहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग या रेल वाली जो पटरियां है ये निकलती है, तो ऐसे में क्या है, मार्ग अवरुद्ध होता है, समय भी उसमें जाया होता है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि सभी नेशनल हाईवे को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण करना है। ठीक है, और ये सेतु भारतम कार्यक्रम जो है ये कब शुरू हुआ था दोस्तों? ये 4 मार्च 2016 को प्रारंभ किया गया था। इसी प्रकार राष्ट्रीय पर्यटन नीति, आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पर्यटन नीति कब लाई गई? 2002 में आई थी और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा इस नीति को लागू किया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र में वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2022 में भी लाई गई है, लेकिन और प्रथम लाई गई है 1982। देखो पर्यटन नीति अब आपको कितनी याद रखनी पड़ेगी दोस्तों? 3। पहला जो है प्रथम राष्ट्रीय पर्यटन नीति आई थी, वो आई थी 1982 में, फिर आई 2002 में और फिर आई 2022 में। तीनों नीतियों को एक बार लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, स्वदेश दर्शन योजना, स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 में इसे प्रारंभ किया गया था पर्यटन मंत्रालय द्वारा, और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य पर्यटन सर्किट का एकीकृत रूप से विकास करना। अब ये पर्यटन सर्किट क्या होते हैं? देखो पर्यटन सर्किट से बात समझना, कई बार आप देखते हो दोस्तों कि आप एक क्षेत्र में रहते हो, वहां किसी एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जिसको भी हम समझते हैं, उसका क्या है, अपना एक वर्चस्व रहता है, या मतलब अपन समझते हैं कि वो फेमस रहता है। लेकिन कई ऐसे राज्य में उनके और भी मंदिर हैं, जैसे मान लो भगवान राम का एक मंदिर है, तो भगवान राम के जितने भी देश में मंदिर है, उन सारे मंदिरों को एकीकृत रूप से जोड़ना एक सर्किट के माध्यम से, ताकि उनके बारे में हम जान सके एक ही बार में। देश के जितने जितने मंदिर हैं, यदि उन भगवान से संबंधित है, तो उनके बारे में हम एक ही बार में भ्रमण करके सारी चीजें अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखकर जो है स्वदेश दर्शन योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें हमारे देश के अंदर जितने भी तीर्थ स्थल है, पवित्र स्थान है, उन सभी को क्या करना, आपस में जोड़ना है। ठीक है, सर्किट के माध्यम से। चलो आगे, प्रसादम योजना जो है ये क्या है दोस्तों? ये 2014-15 में प्रारंभ की गई थी प्रसाद योजना, और इसका उद्देश्य है सस्ती तीर्थ यात्रा को बढ़ावा देना। ठीक है, सस्ती तीर्थ यात्रा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 में इसे प्रारंभ किया गया था। इस योजना हेतु देश के 13 शहरों को पर्यटन विकास हेतु चुना गया था। अक्टूबर 2017 में इसका नाम तीर्थ यात्रा कायाकल्प तथा आध्यात्मिक संवर्धन अभियान कर दिया गया है। ठीक है, ये बात याद रखना। लेकिन प्रारंभ 2014-15 में इसका हो गया था। भारत माला परियोजना आप सब जानते हो, है ना, इसके बारे में तो आपने सुना है। भारत माला परियोजना यह प्रारंभ हुई थी दोस्तों 2015 में, जिसकी परिकल्पना करी थी माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा। कब दोस्तों? 15 अगस्त 2003 को इन्होंने इसकी परिकल्पना करी थी, और 2015 में इसको जो है प्रारंभ फिर कर दिया गया था, भारत माला परियोजना को। और इसका उद्देश्य है कि देश में सड़क, अधोसंरचना तथा राजमार्गों का क्या करना है दोस्तों? विकास करना है। ठीक है, इंपोर्टेंट बात थी। ई बीज परियोजना सीधी सीधी आपसे पूछी जा सकती है, ई बीज परियोजना का प्रारंभ कब हुआ है? तो जून 2009 में इसका प्रारंभ हुआ है, और इसका उद्देश्य क्या है? निवेश प्रोत्साहन करने हेतु परिस्थितियों का विकास करना। ठीक है, ताकि लोग क्या कर सके? निवेश कर सके, ऐसी परिस्थितियां निर्मित करना। ई बीज पोर्टल की शुरुआत कब हुई है? ये भी याद रखिएगा दोस्तों, 2013 में। 2013 में इसका एक पोर्टल शुरू किया गया था, इसे ध्यान में रखिएगा। और यह जो है सरकार से बिजनेस आधारित जो है दृष्टिकोण पर काम करेगी। ठीक है, ये बात भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। बैंक क्षेत्र हेतु किए गए प्रयास, देखो कुछ बैंक के लिए भी जो है सरकार के जो प्रयास है उनको आप देखिएगा। जन धन योजना सीधी सीधी पूछी जा सकती है दोस्तों, 28 अगस्त 2014 को इसे प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में इसे प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 में, सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में। ये सारी डेट याद रखना, सरकार द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में अच्छे से विकास हो सके, इसी बात को ध्यान में रखकर इन परियोजनाओं को और इन योजनाओं को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, यहाँ से सीधे सीधे डेट वाइज प्रश्न पूछ सकते हैं। अब देखो बैंक में देख लिया, यहाँ पर हम पर्यटन के क्षेत्र में जो जो सरकार के प्रयास है उनको एक बार देख लेते हैं। पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी 1966 में। ठीक है, अतुल्य भारत अभियान प्रारंभ हुआ था दोस्तों, जो पर्यटन से संबंधित है, 2002 में। इसी प्रकार स्वदेशी दर्शन योजना हम देख चुके हैं, 2014-15 में इसका प्रारंभ हुआ था।
पर्यटन नीति आई थी 2018 में। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को यह शुरुआत किया था दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने, कब? 1980 में। हमारे यहाँ पर विश्व पर्यटन दिवस जो हम मनाते हैं कब? 27 सितंबर को। यूएनओ द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी 1980 में। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है इसे विश्व भर में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की अगर बात करेंगे तो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है दोस्तों 25 जनवरी को। सीधे सीधे ये इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, चलो आज की हमारी इस क्लास में हमने बेहतर तरीके से सेवा क्षेत्र को देख लिया दोस्तों, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, और इससे पहले जो हमने कृषि क्षेत्र भी देख लिया था। तो इस प्रकार हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था में नवीन प्रवृत्तियों में यदि हम कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र वाला टॉपिक देखेंगे तो वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम आरबीआई और हमारे जो आगे की जो भी क्लासेस बची है उनको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हमसे जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।